गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा था एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो इसके अंदर आज हम इसकी ड्रग्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट ड्रग है ACE इनिबिटर्स, मतलब कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स। सबसे पहले मैं बताता हूँ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का काम क्या होता है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और जो सेकंड है वो फर्दर सोडियम एंड वाटर रिटेंशन करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, ठीक है। तो जब हम ACE को इनहिबिट कर देंगे, जब हम ACE को, ये देखिए मैकेनिज्म एक्शन में, जब हम ACE को इनहिबिट कर देंगे तो क्या होगा बच्चे, एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है वो सेकंड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और उसी की वजह से डिक्रीज एंजियोटेंसिन 2 प्रोडक्शन होगा। क्या होगा बच्चे, डिक्रीज एंजियोटेंसिन 2 का प्रोडक्शन होगा। तो जो भी एंजियोटेंसिन 2 का वर्क था वो कैरी आउट नहीं हो पाएगा। अब इसका वर्क क्या है, इसका वर्क ये है कि सोडियम एंड वाटर रिटेंशन करता है ये, और वैसोडाइलेशन करता है। क्या करता है ये, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन करता है और ये वैसोडाइलेशन करता है। मतलब कि ये वस्कुलर लोड भी कम करेगा प्लस वस्कुलर रेसिस्टेंस भी कम करेगा, और उसके रिजल्टेंट में क्या होगा बच्चे, डिक्रीज हो जाएगी बीपी। क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी बीपी, ठीक है। अब डिक्रीज ये कर रहा है वस्कुलर लोड, मैंने आपको पिछले सेक्शन में बताया कि डिक्रीज कर रहा है वस्कुलर लोड और वस्कुलर रेसिस्टेंस। वस्कुलर लोड की अगर मैं बात करूं तो आप मान लीजिए कि एक ब्लड वेसल्स में कितना कंटेंट जा रहा है, ठीक है। जब सोडियम और वाटर रिटेंशन को ये कम कर देगा तो उसके अंदर जो कंटेंट है वो कम हो जाएगा और हार्ट को कम पंपिंग करनी पड़ेगी, हार्ट का जो लोड है वो कम हो जाएगा वस्कुलर प्रेशर के ऊपर। इसीलिए मैंने ये वर्ड बोला है डिक्रीज वस्कुलर लोड, ठीक है। दूसरा मैं बोल रहा था कि वैसो डायलेशन करेगा। जब ये वैसो डायलेट कर देगा तो आगे जो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा था नैरोइंग की वजह से वो नहीं हो पाएगा, तो ये वस्कुलर रेसिस्टेंस को भी क्या करेगा बच्चे, कम करेगा। और फाइनल रिजल्टेंट ये होगा कि रिलीव कर देगा ये CHF को। CHF बोलूँ तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। समझ में आया बच्चे। अब जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब भी वस्कुलर लोड और रेसिस्टेंस कम होगा तो वो कार्डियक वर्क को कम करेगा, ठीक है। उसकी वजह से कार्डियक जो परफॉर्मेंस होगी वो बढ़ेगी और प्रिवेंट रीमॉडलिंग इन द हार्ट। रीमॉडलिंग इन द हार्ट की अगर मैं बात करूं तो जो भी ऑक्सीजन डिमांड थी हार्ट की पंपिंग करने के लिए, जो कि उस पर लोड बढ़ा हुआ था और जो रेसिस्टेंस बढ़ा हुआ था, उसकी वजह से उसकी ऑटो डिमांड जो बढ़ गई थी वो क्या हो जाएगी बच्चे, कम हो जाएगी। और उसी की वजह से हार्ट को एक सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, एक सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा। और जो उसकी मोर्टेलिटी के चांस थे, जो कि कार्डियक अटैक्स के चांस थे, मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस के चांस थे, वो क्या हो जाएंगे बच्चे, कम हो जाएंगे। अब और क्या होता है कि मैंने बोला कि ये डायलेशन करता है, वैसो डायलेशन करता है, ठीक है। तो ACE से क्या होगा कि डायलेट होगी आर्टरीज, ठीक है, मतलब कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होने देगा। अगर मैं बात करूं डायबिटिक पेशेंट की, तो उसमें क्या होता है, एफरेंट आर्ट्रियोल का कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। क्या होता है बच्चे, एफरेंट आर्ट्रियोल का कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। यहाँ पे अपने दो आर्टरीज होती है, जो आने वाली आर्टरी होगी उसको अपन बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, और जो जाने वाली होती है, जो ब्लड लेके जाएगी, उसको अपन बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। तो जो जाने वाली है उसका ये आर्ट्रियोल का कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा। जब जाने वाली जो आर्टरी होगी उसका कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा तो ब्लड फ्लो जो होगा वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, और उसी की वजह से हाइपर फिल्ट्रेशन होता है। क्या होता है बच्चे, हाइपर फिल्ट्रेशन होता है। तो जब ये जाने वाली आर्टरी का डायलेशन कर देगा तो हाइपर फिल्ट्रेशन नहीं होगा, मतलब कि प्रिवेंट हाइपर फिल्ट्रेशन। समझ में आया। अगर हाइपर फिल्ट्रेशन होता, नॉर्मली क्या होता है बच्चे कि जो भी फिल्ट्रेशन होता है उसमें से ओनली वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वही सिक्रेट आउट होता है।
ओनली वेस्ट प्रोडक्ट ही सीक्रेट आउट होता है, और जो मेन अपनी बॉडी के काम आने वाली चीज़ें होती है वो रीएब्जॉर्ब होके बॉडी के यूटिलाइजेशन में काम में आ जाती है। लेकिन जब भी हाइपर फिल्ट्रेशन होगा तो जो काम में आने वाली चीज़ें होगी वो भी एक्सक्रीट आउट होगी, जैसे कि प्रोटीन हुआ। ठीक है, तो जब प्रोटीन एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है, जब प्रोटीन एक्सक्रीट आउट हो जाएगा बच्चे, तो बॉडी के अंदर ऑन्कोटिक प्रेशर इम्बैलेंस होगा और उसकी वजह से एडिमा प्रोड्यूस होगा। क्या होगा बच्चे? एडिमा प्रोड्यूस होगा, जो कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन में होता है। तो ये फर्स्ट मैंने बोला कि डायबिटिक जो पेशेंट होगा उसके अंदर प्रिवेंट हाइपर फिल्ट्रेशन ये करेगा। ठीक है, प्रिवेंट हाइपर फिल्ट्रेशन करेगा तो ये प्रोटीन यूरिया जो कंडीशन वाले यूरिन से प्रोटीन बाहर निकल रहा है उसको भी प्रिवेंट करेगा। ठीक है, और जो फर्दर जब ये हाइपर फिल्ट्रेशन की वजह से बार बार मार पड़ेगी ना बेसमेंट मेम्ब्रेन को, तो वो उसको भी डैमेज कर देता है। तो ये फर्दर डायबिटिक न्यूरोपैथी जो होता है उसको भी प्रिवेंट करेगा। तो ऐसी इनहिबिटर्स के क्या काम हो गए? प्रिवेंट हाइपर फिल्ट्रेशन, ठीक है, प्रिवेंट प्रोटीन यूरिया इन द नेफ्रोटिक सिंड्रोम, प्रिवेंट डैमेज ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड प्रिवेंट डायबिटिक नेफ्रोपैथी। अब डायबिटिक मेलाइटिस में जो ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट होती है, GFR जिसको बोलते हैं, वो बढ़ती है। ठीक है, ये कंडीशन है स्टार्टिंग फेज की, लेकिन जब ये कंटिन्यू होता रहता है ना बच्चे, तो वो रीनल फेल्योर कोज कर देता है। क्या कोज कर देता है? वो रीनल फेल्योर कोज कर देता है, जिसकी वजह से GFR डिक्रीज हो जाती है और क्रोनिक किडनी फेलियर हो जाता है। समझ में आया? अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं, जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि हाइपर फिल्ट्रेशन को बचाएगा, प्रोटीन यूरिया को बचाएगा और डैमेज टू दी बेसमेंट मेम्ब्रेन बचाएगा, प्लस प्रिवेंट डायबिटिक नेफ्रोपैथी बचाएगा। तो उसके ट्रीटमेंट में भी आपको यही लिखना है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आप इसके ट्रीटमेंट एज ए ट्रीटमेंट इसको यूज कर सकते हैं, ACE इनहिबिटर्स को। डायबिटिक नेफ्रोपैथी में यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाइपर फिल्ट्रेशन को ये कम कर रहा है। प्लस प्रोटीन यूरिया के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हैं ताकि ये वेसोडाइलेशन करे और प्रोटीन का यूरिन के थ्रू एक्सक्रीशन जो है वो कम कर दे। समझ में आया यहाँ तक? अब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एफरेंट जो आर्टरी है उसको डायलेट करता है। क्या करता है? एफरेंट आर्टरी को ये डायलेट करता है। तो ये नॉर्मल इंडिविजुअल में तो प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ये नॉर्मल इंडिविजुअल में प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन जिसमें भी GFR कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुका है, जिसमें भी GFR कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुका है बच्चे, तो उसके अंदर एक कंडीशन होती है एजोटीमिया। क्या होता है बच्चे? एक कंडीशन होती है एजोटीमिया, मतलब कि इंक्रीज नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट इन द ब्लड। ठीक है, इंक्रीज नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट इन द ब्लड। अगर मैं वैसोडाइलेशन कर दूंगा तो ये जो कंडीशन है वो और वर्स हो जाएगी। क्या होगा बच्चे? ये जो एजोटीमिया की कंडीशन है ना, वो ऑलरेडी उसका जो GFR है वो ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है। ठीक है, GFR जो है वो ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है, ताकि ये नाइट्रोजीनियस जो ब्लड प्रोडक्ट है, नाइट्रोजीनियस जो वेस्ट है उसको बाहर नहीं निकाल पा रहा। अगर मैं इसको वैसोडाइलेट कर दूंगा तो क्या होगा? ये जो फिल्ट्रेशन रेट है ना वो और ज़्यादा कम हो जाएगी। उसकी वजह से जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी में रिमेनिंग रह जाएंगे और वर्स कर देंगे कंडीशन को। इसी वजह से अगर एजोटीमिया की कंडीशन है, क्या है? इसी वजह से अगर एजोटीमिया की कंडीशन है तो उसके अंदर ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। क्या कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है बच्चे? क्या कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है? ACE इनहिबिटर। ठीक है, दूसरी कंडीशन आती है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। जैसा कि वर्ड बोल रहा है, रीनल आर्टरी मतलब जो किडनी वाली जो आर्टरी होती है उसमें नैरोइंग हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चे? नैरोइंग हो जाती है। तो पहले मैं बोल रहा था कि एफरेंट आर्टरी मतलब जो जाने वाली आर्टरी है वो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, लेकिन इसमें जो आने वाली होना है जो एफरेंट, देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है एफरेंट। एफरेंट मतलब आने वाली, और EFF वाली जो होगी वो होगी ले जाने वाली। ठीक है, तो डिक्रीज इफरेंट ब्लड फ्लो मतलब कि ब्लड आई कम रहा है। जब ब्लड आई कम रहा है तो ऐसे इनहिबिटर्स क्या करता है? इफरेंट वाली को डायलेट करेगा। मतलब कि ऑलरेडी कम रहा है और आप डायलेट कर दोगे तो वो क्या होगा? वो अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा, जल्दी से नहीं जा पाएगा। ठीक है, और कंडीशन को क्या कर देगा? वर्स कर देगा।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा। तीसरा वर्ड आता है ब्रेडिकाइनिन। ठीक है, ब्रेडिकाइनिन, अभी ओनली वर्ड याद रखो ब्रेडिकाइनिन, मैं एक्सप्लेन करता हूं। क्या होता है कि ACE अगर प्रेजेंट रहता है, अगर ACE बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है तो ये ब्रेक डाउन कर देता है ब्रेडिकाइनिन को। क्या करता है बच्चे, ये ब्रेक डाउन कर देता है, ये ब्रेक डाउन कर देता है ब्रेडिकाइनिन को। लेकिन अगर ACE इनहिबिटर प्रेजेंट हो, मतलब कि अपन ने क्या किया, ACE के अगेंस्ट वर्क किया। जब ACE था तो ये ब्रेक डाउन कर रहा था ब्रेडिकाइनिन को, लेकिन अब जब अपन ने ACE के अगेंस्ट वर्क किया तो ये इंक्रीज कर देगा ब्रेडिकाइनिन को। और जब भी ब्रेडिकाइनिन बॉडी के अंदर इंक्रीज होगा तो वो कार्डियक जो फंक्शनिंग है उसको स्लो कर देगा बच्चे। क्या करेगा, कार्डियक जो फंक्शनिंग है, हार्ट का जो काम है उसको स्लो कर देगा। और दूसरा इसका जो मेन काम है वो है ड्राई कफ को इंक्रीज करना, मतलब कि ये ड्राई कफ को इंक्रीज कर देगा। तो जो पेशेंट होगा वो खांसता ही रहेगा। समझ में आया यहां तक? अब मैं ACE इनहिबिटर ड्रग्स की बात करूं तो फर्स्ट ड्रग है कैप्टोप्रिल। कौन सी ड्रग है, कैप्टोप्रिल। इसके अंदर सारी प्रिल्स वाली ड्रग आएगी, कैप्टोप्रिल, लेजिनोप्रिल, रैमीप्रिल और इनाप्रिल। समझ में आया बच्चे? इसमें जो रैमीप्रिल है उसका सबसे कम डोज है, ध्यान रखना, 1.25 mg टू 10 mg। समझ में आया बच्चे? 1.25 mg टू 10 mg। और जो सबसे ज्यादा डोज वाली है वो है कैप्टोप्रिल, जिसका डोज है 25 टू 150 mg। अगर मैं एडवर्स इफेक्ट की बात करूं, अगर मैं एडवर्स इफेक्ट की बात करूं बच्चे, तो जब भी आप ड्रग देंगे तो ये हाइपोटेंशन कोज करती है, मतलब कि बीपी को कम कर देती है। इसी वजह से जब भी इसका स्टार्टिंग डोज अपन स्टार्ट करेंगे तो वो लो डोज से स्टार्ट करेंगे, और जो सोने का टाइम होता है, मतलब कि बेड टाइम जो होता है, उस टाइम वो ड्रग देंगे। समझ में आया? ताकि वो हाइपोटेंशन कोज होके पेशेंट जो है वो चक्कर खा के ना गिरे। या फिर अगर आप इसको सुबह देंगे तो पेशेंट खूब सारी एक्टिविटीज करता है। ठीक है, तो ब्लड फ्लो जो होगा वो मेंटेन नहीं रह पाया अगर, तो वर्स कर सकता है कंडीशन को। इसी वजह से लो डोज में देंगे और बेड टाइम में देंगे। दूसरा जो एडवर्स इफेक्ट है वो है हाइपर कैलेमिया। ये कैसे होगा, इस पे गौर करना। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ये जो ड्रग है वो सोडियम एंड वाटर रिटेंशन नहीं होने देता। क्या नहीं होने देता बच्चे? सोडियम एंड वाटर रिटेंशन नहीं होने देता, ताकि बीपी ना बढ़े। ठीक है, जब ये सोडियम का रिटेंशन नहीं होने देगा तो ये क्या करेगा कि सोडियम को तो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर देगा, सोडियम को तो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर देगा, और पोटेशियम को बॉडी के अंदर रख लेगा, स्टोर कर लेगा। तो बॉडी के अंदर, मतलब कि ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा, और उसी कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर कैलेमिया। समझ में आया बच्चे? तीसरा मैंने जो आपको यहाँ पे बताया था इस वाली कंडीशन में, ब्रेडिकाइनिन में, कि ये जो ड्राई कफ है वो बढ़ रहा है। क्या हो रहा है बच्चे? ड्राई कफ है वो बढ़ रहा है, मतलब पेशेंट जो होगा वो खांसता रहेगा, तो एडवर्स इफेक्ट में आएगा कफ। थर्ड जो एडवर्स इफेक्ट था वो क्या था? कफ। चौथा एडवर्स इफेक्ट है रेशिस और अर्टिकेजा। रेशिस अर्टिकेजा सेम चीज है। पांचवा अगर मैं एडवर्स इफेक्ट आपको बताऊं तो वो है एंजियोएडिमा। मैं आपको बार बार बोल रहा था कि इसमें वैसोडायलेशन होगा। इसका मतलब कि एबनॉर्मल अगर वैसोडायलेशन हो गया उसको, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एंजियोएडिमा। समझ आया बच्चे? छठा जो एडवर्स इफेक्ट है वो है डिसग्यूसिया। क्या है? डिसग्यूसिया, मतलब कि टेस्ट में अल्टरेशन होगा जो कि रिवर्सिबल होता है। मतलब जब आप ड्रग लेना बंद कर देंगे तो आपका टेस्ट वापस नॉर्मल हो जाएगा। और ये जो एडवर्स इफेक्ट है वो मेनली आपको कैप्टोप्रिल जो ड्रग है जिसका डोज था 25 टू 150 mg, उसी के साथ में मेनली देखने को मिलेगा। किसकी बात कर रहे थे अपन बच्चे? डिसग्यूसिया की, जिसके अंदर क्या होगा? टेस्ट अल्टरेशन होगा। सेवंथ इसका एडवर्स इफेक्ट है फिटोपैथिक। फिटोपैथिक मतलब कि टेराटोजेनिक इफेक्ट ये शो करेगा, मतलब कि फीटल ग्रोथ को
ये रिटार्ड करेगा, अच्छे से ग्रोथ नहीं होने देगा, उसके जो ऑर्गन डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं होंगे। इसी वजह से ये प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो प्रेगनेंसी के अंदर ACE इनिबिटर नहीं देते, ये बात याद रखना। एट्थ जो एडवर्स इफेक्ट है वो है न्यूट्रोपीनिया। न्यूट्रोपीनिया इज डिक्रीज काउंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स इन द ब्लड। समझ में आया? डिक्रीज काउंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स इन द ब्लड। नाइन्थ जो एडवर्स इफेक्ट है और आपका फेवरेट है, नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया। अब मैं आपको पहले भी कॉन्ट्राइंडिकेशंस बता चुका हूं विथ एक्सप्लेनेशन, लेकिन मैं आपको वापस यहाँ पे रिपीट करूंगा। कॉम्प्रोमाइज अगर GFR है तो उसके अंदर ACE इनिबिटर्स नहीं देंगे। रीनल आर्टरी का अगर स्टेनोसिस हो रखा है, मतलब कि ब्लड आगे से आ ही कम रहा है और आप उसको डायलेट कर देंगे तो ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज होगा। उसी वजह से ACE इनिबिटर्स रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में भी नहीं देते हैं। एजोटीमिया मतलब कि इंक्रीज नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट इन द ब्लड, अगर ये कंडीशन है तो भी ACE इनिबिटर्स नहीं देंगे बच्चे। अगर मैं यूजेस की बात करूं, सॉरी यूजेस से पहले अपन एक नोट डिस्कस कर लेते हैं। जो कि मैं आपको बोल रहा था एडवर्स इफेक्ट में, मैंने आपको बताया था कि ये कफ प्रोड्यूस करता है क्योंकि ब्रेडिकाइनिन इंक्रीज हो जाता है ACE इनिबिटर से, ठीक है। तो प्री एक्सिस्टिंग अगर ड्राई कफ है तो उस कंडीशन में हम ACE इनिबिटर्स नहीं देंगे बच्चे, क्योंकि ये फर्दर इंक्रीज कर देगा ड्राई कफ को। अब आते हैं हम यूजेस के ऊपर। यूजेस में जो फर्स्ट यूज है वो है हाइपरटेंशन। अगर हाइपरटेंसिव कंडीशन है तो उसके अंदर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में अपन ACE इनिबिटर्स दे सकते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है तो सर्वाइवल बेनिफिट के लिए दे सकते हैं, क्योंकि ये वर्कलोड कम कर देता है, O2 डिमांड जो है हार्ट की वो कम कर देता है, उसके वजह से सर्वाइवल बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में भी सेम चीज़ है, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर कोई भी रिस्क है तो उसके अंदर आप ACE इनिबिटर्स दे सकते हो। और डायबिटिक नेफ्रोपैथी जो था, मतलब कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन का जो डैमेज करने से बचा रहा था प्लस हाइपर फिल्ट्रेशन होने से जो बचा रहा था, उसमें मेन रोल प्ले करेगा कौन? ACE इनिबिटर्स। तो इसके यूजेस हुआ हाइपरटेंशन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और प्रोफाइलैक्सिस इन कार्डियोवास्कुलर रिस्क। कोई भी कार्डियोवास्कुलर रिस्क लग रही है तो एज ए प्रोफाइलैक्टिक ड्रग भी इसको अपन दे सकते हैं, प्लस डायबिटिक नेफ्रोपैथी, इस कंडीशन में भी आप ACE इनिबिटर दे सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। अच्छे से नोट्स लिखना, सारी ड्रग्स विद डोजेस याद करते रहना कंटिन्यू, ताकि आपको लास्ट में बर्डन ना पड़े। थैंक यू।